नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। आज 1 साल हो गए इस्माइल हानिया की शहादत को। हमास के जो चीफ थे, ईरान में उनकी शहादत हुई थी। ईरान में वो मिलने गए थे और होटल में उनके कमरे पर सीधा अटैक किया गया था, जिसमें इस्माइल हानिया मारे गए थे। और आज ईरान ने उनकी मौत के 1 साल पूरा होने पर उनको याद किया है। इरना में स्पेशल आर्टिकल निकला है और वहां पर उनको याद करने के लिए प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। इस 1 साल में सारी दरियाओं में, दुनिया की सारी दरियाओं में बहुत सारा पानी बह गया और हालात बहुत ज्यादा बदले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कल जो बयान दिया है वो कमाल का बयान है। नॉर्मली मैं यूरोप के लीडर्स के ऊपर भरोसा नहीं करता हूं, उनका इतिहास रहा है धोखा देने का। लेकिन मैक्रॉन ने कल जो बयान दिया है वो बिल्कुल चौंका देने वाला है। वो बिल्कुल आपको अचरज में डाल देने वाला है। वो ऐसा बयान है जैसा हम लोग लगातार कह रहे थे। सारी दुनिया में शोर मचाया जाता है कि हमास ने कैप्टिव रखे हुए हैं, होस्टेज रखे हुए हैं, बंधक रखे हुए हैं इजराइल के लोग, अगवा किए हैं इजराइल के लोगों को हमास ने, और इसके चलते हमास के ऊपर चारों तरफ से हमला होता है। हमारे जैसे लोग पहले दिन से याद दिला रहे हैं कि हजारों फलस्तीनियों को अगवा करके जेल के अंदर रखा हुआ है इजराइल ने, जिसमें डॉक्टर अबू हाशिम जैसे लोग हैं जो फिजिशियन थे, जिनका सिर्फ इतना अपराध था कि वो बच्चों का इलाज कर रहे थे। और इसीलिए अगर कोई भी होस्टेज डील होती है, कोई भी सीज फायर होता है, तो इजराइल को भी उन लोगों को छोड़ना चाहिए। ये बात हम लगातार कह रहे थे। मैक्रॉन ने ये बात दोहराई है और इजराइल के अखबार वाईटी न्यूज की खबर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इजरायलियों को इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि पश्चिम का कोई लीडर इस तरह की बात कर सकता है। मैक्रॉन ने दोनों को साथ में लिया है। उसने कहा कि दोनों तरह के जो होस्टेज हैं उनको रिहा करना चाहिए। फलस्तीनी जो इजराइल की जेलों में होस्टेज बनाकर रखे गए हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल हैं, उनको भी रिहा होना चाहिए। और इजराइल के जो लोग हमास के कैप्टिव हैं उनको भी रिहा होना चाहिए। दरअसल ये दुनिया में सोच को लेकर बड़े बदलाव की बात करता है। लगातार हमास 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 हमास, पश्चिम की मीडिया लगातार हमास के पीछे पड़ी रही है। इजराइल की जो शैतानी हरकतें हैं उन हरकतों पर लगातार पर्दा डालने का काम किया है वेस्टर्न मीडिया ने, और हमारा हिंदुस्तानी जो गोदी मीडिया है वो भी उसको ही दोहराता रहा है। वैसे भारत की स्थिति समझ में नहीं आती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि यूएन में जो भारत के प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि भारत ने 1988 से ही फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और इस मामले में जो कंट्रीज अब रिकॉग्नाइज कर रही हैं, हम उनके लीडर हैं, हम उनको लीड करते हैं। आप यूएन में बैठकर तो ये सारी बातें करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अगर 4 लोग फलस्तीन का झंडा लेकर निकल जाएं, अगर फलस्तीन की फ्रीडम की बात करने लगे तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। मुंबई हाईकोर्ट कहता है फलस्तीन के ऊपर आप जुलूस नहीं निकाल सकते। ये दोहरापन क्यों है, मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंटरनेशनल फ्रंट पे जाके आपको फलस्तीन को सपोर्ट करना पड़ता है। खैर, बात हो रही थी हमास की। आपको एक डेटा देता हूं मैं। दुनिया में 195 मुल्क हैं, जिनमें से 186 मुल्क, 186 कंट्रीज ऐसी हैं जो हमास को आतंकवादी नहीं मानती, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का लीडर मानती है। यह बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि पूरा किस्सा क्या है। गजा में जो इलेक्शन हुए थे, आखिरी इलेक्शन हुए थे, उनको हमास ने जीता था। इसका मतलब यह है कि गजा के ऊपर शासन है हमास का, और गजा की जो सेना है वही अल कासम है। गजा एक मुल्क है, फलस्तीन एक मुल्क है, और उसमें गजा की जो सेना है वो अल कासम है। तो वो आतंकवादी कैसे हो गए? 195 में से 186 मुल्क मानते हैं कि वो लेजिटिमेट आर्मी है, आतंकवादी नहीं है। हिंदुस्तान में जो लोग खास तौर पे हमास को आतंकवादी कहते हैं, उनको याद रखना चाहिए कि भारत भी उन 186 मुल्कों में से है जो हमास को आतंकवादी नहीं मानता। केवल थोड़े से देश हैं, 9 देश ऐसे हैं जो हमास को आतंकवादी मानते हैं। यूएस, यूके, कनाडा, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और पैराग्वे। सिर्फ ये कंट्रीज हैं जो हमास को आतंकवादी मानती हैं, ऐसी कुछ और कंट्रीज। बाकी सारी दुनिया हमास को रेजिस्टेंस का प्रतिनिधि मानती है।
आज जिस तरह का बयान दिया है और जो बयान फ्रांस से आया है वो इजराइल के लिए सर में बहुत ज्यादा दर्द पैदा करने वाला है और इसी वजह से इजराइल में आवाजें लगातार बदल रही हैं। जेरूसलम पोस्ट जैसा अखबार जो पूरी तरह से ज़ायनिस्ट अखबार है, सरकार की भाषा बोलता है, आप अगर केवल ऊपर से नीचे करके उसकी खबरें देख लीजिए आप, तो आपके समझ में आता है कि जबान बदलनी शुरू हो गई है और इजराइल के अंदर से ऐसी खबरें आ रही हैं, इस तरह के ओपिनियन पीस छापे जा रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे नेतन्याहू के विरोधी अब बोलना शुरू कर रहे हैं। एक एक्स कमांडर का बयान छपा है जो कह रहे हैं कि इजराइल जो है डिजास्टर के ब्रिंक पर है, यानी बर्बादी के मुहाने पर है। उनका कहना है कि जिस तरह से 2 साल ये लड़ाई चली है और जिस गलत तरीके से चली है उसके चलते दुनिया में हमारी बदनामी हुई है और इजराइल तबाही के कगार पर पहुंच गया है। और सुनिए, जेरूसलम पोस्ट में एक ओपिनियन पीस छपता है, वो कहता है द प्राइस इज टू हाई, द प्राइस ऑफ गजा वार इज टू हाई, यानी गजा की लड़ाई जो है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत महंगी पड़ी है हमें गजा की लड़ाई। एक और आप देख लीजिए, इजराइलीज बिगेन टू क्वेश्चन द मोरालिटी बिहाइंड गजा वार, यानी गजा की जंग के पीछे जो मोरालिटी है, नैतिकता है, उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है इजराइल के लोगों ने। और सुनिए, इजराइल के एक बेहद मकबूल साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, नावल निगार हैं, डेविड ग्रॉसमैन। डेविड ग्रॉसमैन ने कहा है कि मैं बहुत दर्द के साथ यह कहना चाहता हूं कि गजा में जेनोसाइड चल रहा है। देर तो आपने कर दी हुजूर, आपको यह बात साल भर पहले कहनी चाहिए थी, लेकिन शायद तब डर हो। अब जब माहौल बदल रहा है तो बाहर आकर डेविड ग्रॉसमैन कह रहे हैं कि गजा में जेनोसाइड चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर सैनिकों की भर्ती जो है वो लाजिम होती है, हर नागरिक को सेना में भर्ती होना होता है। यंग बच्चे वहां के मना कर रहे हैं सेना में भर्ती होने से, और इसके बदले में 20-30 दिन जो जेल में भेजा जाता है, जेल जाने को तैयार हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गजा में जिस तरह से औरतों बच्चों को मारा जा रहा है हम उसमें शामिल नहीं होंगे। और सुनिए, अमेरिका की जो ज्यूइश काउंसिल है, यानी यहूदियों की जो काउंसिल है, उसने $25,000 भेजे हैं। किस लिए? गजा की लड़ाई में लगाने के लिए नहीं। इजराइल ने जो चर्च गिराया था, जिस चर्च को नुकसान पहुंचाया था, गजा के चर्च को नुकसान पहुंचाया था, उसको रीबिल्ड करने के लिए, उसको नए सिरे से बनाने के लिए $25,000 ज्यूइश काउंसिल ने भेजे हैं। और इजरायली अखबारों में जहां यह खबर छपी है वहां यह आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि जिस समय जंग चल रही है आप गजा के चर्च को कैसे पैसा भेज सकते हैं। सोचिए, हो सकता है आपके दिमाग में आए कि गजा में चर्च है तो वो हमास के खिलाफ या फिर फलस्तीन के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में होगा। यह वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्रिश्चियन धर्म गुरु का है, एक फादर का है, और उसमें वो कह रहे हैं मैं फलस्तीनी हूं और मैं फलस्तीन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। एक क्रिश्चियन पादरी फलस्तीन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इजराइलियों के आने से पहले, ज़ायनिस्टों के आने से पहले फलस्तीन में यहूदी भी थे, फलस्तीन में मुसलमान भी थे, फलस्तीन में क्रिश्चियन भी थे, आपस में मिलजुल के रहते थे, सबके अपने अपने धर्मस्थल थे। फलस्तीन के अंदर दुनिया के सबसे पुराने चर्च हैं, ईसा मसीह का जन्म वहीं पर हुआ था, ईसा मसीह भी फलस्तीनी थे। और आपको मैं बता चुका हूं कि कैसे नए साल पर वहां के चर्चों ने ईसा मसीह को एक छोटे बच्चे के रूप में दिखाया था और फलस्तीन का झंडा वहां पर लगाया था। इसीलिए फलस्तीन की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। इसीलिए फलस्तीन के हक में बोलने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, हक पसंद होना बेहद जरूरी है। अगर आप हक पसंद नहीं है तो आप फलस्तीन के साथ खड़े नहीं होंगे। एक बहुत पुराना अखबार दिखाता हूं आपको, यित्ज़हाक शमीर का इसमें एक कमेंट है। यित्ज़हाक शमीर जो है वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उनका कमेंट यह है कि टेररिज्म, आतंकवाद जो है वो ज्यूस के लिए ठीक था, अरबों के लिए ठीक नहीं है। यानी यहूदी जब आतंकवाद कर रहे थे फलस्तीन पर कब्जा करने के लिए, लंदन में होटल में विस्फोट करा रहे थे
और भी जाने क्या क्या कर रहे थे। तमाम आतंकवादी संगठनों ने मिलकर इजराइल को बनाया है, तो यित्ज़ाक शमीर के हिसाब से वो ठीक था। लेकिन फलस्तीनी अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने हक के लिए अगर लड़ाई लड़े, हथियार उठाएं, तो वो गलत है। ये वो सोच है जो इजराइल के लीडर्स की रही है, जिनको अपना आतंकवाद अच्छा लगता रहा है और जिनका आतंकवाद इंग्लैंड, अमेरिका और बाकी सारे मुल्कों को अच्छा लगता रहा है। लेकिन फलस्तीनियों ने जब जब अपना हक मांगा है तो उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, उनको मारा गया है। मैं बार बार कहता हूं कि इस बार जो 2 साल की जंग चली है, जंग कहना चाहें जंग कह लें, जो कहना चाहें वो कह लें, उसने सारी दुनिया में इजराइल का ये नैरेटिव पलट दिया है। अब इजराइल की हकीकत सबके सामने आ गई है। सिर्फ इन 2 सालों की नहीं, पिछले 70-80 सालों की भी हकीकत सामने आई है। दुनिया भर में हर धर्म, हर कौम के लोग सामने आए हैं, जिन्होंने कहा है कि अब हम इजराइल को समझ गए, जो साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। और यही वजह है कि इजराइल का अखबार बड़े दर्द के साथ छापता है कि नेतन्याहू जो है, सारी चीजों के बावजूद गजा पर कब्जा करने से खुद को रोक रहा है। वो गजा पर कब्जा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जानते हैं गजा पर कब्जा किया तो इंटरनेशनल रिएक्शन क्या होगा। फ्रांस को, जर्मनी को, सबको गालियां दी जा रही हैं, क्योंकि फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क के रूप में पहचाने जाने की, मान्यता दिए जाने की बात हो रही है। सितंबर में वो नक्शा बदल जाएगा, जो फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने वाले देशों का है। पहले वो नक्शा आप देख चुके हैं, ये नक्शा आप फिर से देखिए। जो नए आपको दिख रहे हैं, अलग रंग के जो दिख रहे हैं, वो मुल्क हैं जो फलस्तीन को दर्जा देने जा रहे हैं खुद मुख्तार मुल्क का। इसमें फ्रांस शामिल है, इसमें डेनमार्क शामिल है, इसमें कनाडा शामिल है, इसमें फिनलैंड शामिल होने वाला है। फिनलैंड पूरी तरह से तैयार है इसमें शामिल होने के लिए, स्पेन शामिल होने के लिए तैयार है, और भी कई कंट्रीज शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो सितंबर अक्टूबर तक हालात ऐसे हो जाएंगे कि दुनिया में 2-4 मुल्क अकेले बचेंगे अमेरिका और इजराइल के साथ, जो फलस्तीन को आजाद मुल्क नहीं मानेंगे। बाकी सारी दुनिया आजाद मुल्क मानेगी। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों का यह कहना है और मानना है कि सिर्फ मानने से क्या होगा, कुछ हश्र तो इनसे उठेगा, कुछ दूर तो नाले जाएंगे। कम से कम यह तो होगा कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क फलस्तीन के साथ खड़े हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो इजराइल रिएक्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन इजराइल के अखबारों में, वहां के आर्टिकल्स में जिस तरह के रिएक्शन है, साफ समझ में आता है कि दुनिया भर में जिस तरह से फलस्तीन को सपोर्ट मिल रहा है, इजराइल भड़बड़ाया हुआ है, घबराया हुआ है। आप देखिए, जॉर्डन को तो भेजनी ही थी, जॉर्डन ने कहा है कि हम मदद भेज रहे हैं वहां पर। इटली, जो पूरी तरह से फलस्तीन के साथ नहीं है, जो अभी भी उसको खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा नहीं दे रहा है, उसने कहा है हम भी मदद भेज रहे हैं। फ्रांस मदद भेज रहा है, स्पेन मदद भेज रहा है। यह अपने आप में छोटी मोटी बात नहीं है। कल एक वीडियो जारी हुआ, हमास ने एक वीडियो जारी किया। आयतान डेविड करके एक बंदा जो उनके होस्टेज में है, उसका वीडियो जारी किया। देख के दर्द होता है, एकदम दुबला पतला आदमी। इसकी पुरानी तस्वीरें हैं जिसमें किसी भी आम आदमी की तरह है, किसी भी आम युवा की तरह है, और अब अगर आप देखिए तो बिल्कुल दुबला पतला साफ दिख रहा है, कुपोषित है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है। हमास ने कहा है कि इनको हम जो खिलाते हैं वो अपना काट के खिलाते हैं। कहना चाह रहा है ये हमास कि जब हमारे पास खाने के लिए नहीं होगा, जब गजा के लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा, तो ये नहीं मुमकिन है कि तुम्हारे जो होस्ट हमारे पास पड़े हुए हैं, जिनको हमने होस्टेज बनाकर रखा है, उनको हम कायदे का खाना पीना खिला पाए। उनको हम कायदे का खाना तभी खिला पाएंगे जब हमारा पेट भरा होगा। गजा के बच्चों का पेट काट के इनको नहीं खिलाया जाएगा। इजराइल में इसको लेकर बहुत शौक दिखाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर पोस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया कि देखिए हमास ने हमारे आदमी को कैसे रखा हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पर एक बच्चे की तस्वीर दिखाता हूं। क्या बच्चे ऐसे होते हैं? क्या बच्चों की हड्डियां ऐसे दिखाई देती हैं? क्या बच्चे इतने माल नरिश्ड होते हैं? अगर गजा के बच्चे इतने भूखे हैं, गजा के जवान इतने भूखे हैं, तो आप ही बताइए कि होस्टेज कितने मोटे हो सकते हैं, उनको खाना कितना खिलाया जा सकता है। जब गजा के बच्चे भूखे मर रहे थे, जब गजा के बूढ़े भूखे मर रहे थे, जब गजा की औरतें भूखे मर रही थीं, तब अगर इजराइल के लोगों ने आगे बढ़ के कहा होता कि नहीं ये गलत है, किसी भी तरह से एड वहां पहुंचनी चाहिए, इमदाद वहां पहुंचनी चाहिए, आम लोगों का खाना पीना नहीं बंद होना चाहिए, अगर तब यह कहा होता तो आज होस्टेज की भी यह हालत नहीं होती।
अब जाके इजराइल के कुछ लोग सड़कों पर आ रहे हैं, हजारों लोग रोज सड़कों पर आ रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की ज्यादा जनसंख्या यह देख के खुश होती है कि फलस्तीनी भूखे मर रहे हैं। तो फलस्तीनी भूखे मरेंगे तो आपके होस्टेज भी भूखे मरेंगे। दुनिया अब किस तरह से जागी है, इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1850 ऐसे बच्चों के नाम छापे थे जिनको इजराइल ने मार डाला। टाइम्स का जो नया कवर आया है, उस टाइम्स के नए कवर पर गजा की तस्वीर है। टाइम्स का कवर माना जाता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो उस पर होता है। अमेरिका का अखबार टाइम्स अपने कवर पर गजा के बच्चों की, गजा की फोटो छापता है। आप समझिएगा कि जब बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका में इजराइल का समर्थन लगातार कम होता जा रहा है, तो टाइम्स की यह फोटो उसकी और ज्यादा तस्दीक करती है। दुनिया भर में इजराइलियों को लेकर जिस तरह की नफरत हो रही है, इटली का एक पोस्टर देखिए। इटली में यह पोस्टर लगा हुआ है जो कहता है इजराइलीज आर नॉट वेलकम। और इजराइल के अखबार में सर्वे छपता है कि इजरायली अपने मुल्क से बाहर निकलने में डर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सारे मुल्कों में लगभग उनके खिलाफ एक चिढ़, एक गुस्सा पैदा हुआ है और उनको डर है कि कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। ग्रीस की कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि इनकी एक जहाज लगी थी, इनका एक क्रूज लगा था उनके तट पर, और ग्रीस के निवासियों ने मना कर दिया कि हम अपनी जमीन पर तुमको पैर नहीं रखने देंगे। तो नेतन्याहू भले आपको जीतता हुआ लगे, भले गजा के बच्चों को मरते हुए देखकर कुछ हैवानों को खुशी हो, लेकिन सच ये है कि इन बच्चों, औरतों, बूढ़ों और जवानों ने अपनी शहादत देकर फलस्तीन की आजादी तय कर दी है। फलस्तीन का वो सच जो सारी दुनिया में छुपा हुआ था, उसको उरियां कर दिया है, उसको नंगा कर दिया है, उसको सबके सामने बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। दुनिया बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया में नेतन्याहू ने जो हरकतें की हैं, उसने सिर्फ इजराइल को अकेला नहीं किया है, बल्कि इजराइल के वजूद पर एक खतरा पैदा कर दिया है। हमास लगातार कह रहा है कि अगर स्टारवेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इमदाद पूरी आने लगे, तो हम फिर से बातचीत करने को तैयार हैं। उधर स्टीव विटकॉफ सब देख वेख के गए। हालांकि जब वो पहुंचे थे तो वहां पूरा नाटक था, गोलियां नहीं चली। पता चला कि उस समय साइलेंसर से गोलियां चलाई गई ताकि कहीं विटकॉफ ये देख न लें कि इमदाद देने वाले लोगों को कैसे मारा जा रहा है। खैर, इजराइल कुछ भी कर सकता है, उसकी शैतानी हरकतों की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन दुनिया जिस तरह से बदल रही है, आने वाले वक्त में कुछ बड़ी खबरें आएंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। जैसे जैसे खबरें आएंगी वैसे वैसे मैं अपडेट करता रहूंगा। जरूरी यह है कि आप हमारी ताकत बने। एक अपील मैं लगातार कर रहा हूं, अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लें। 3 रुपए रोज से भी कम पे आपकी यह मेंबरशिप हमें बड़ी ताकत देती है। ज्वाइन का बटन आप दबाएंगे तो मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, जो पिन कमेंट मेरा होता है, उसमें हमने वो सारे तरीके लिख दिए हैं जिससे आप हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। आपका हमारे साथ खड़े होना हमें वो ताकत देगा कि हम लगातार हक की आवाज उठाते रहें। बहुत शुक्रिया।